बेंजोडायज़ेपिन्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन हाउ लॉन्ग दे एक्ट। सबसे पहला क्लास है लॉन्ग एक्टिंग जो कि 1 से 3 दिन तक काम करते हैं जैसे कि डायज़ेपैम और फ्लोराज़ेपैम। शॉर्ट एक्टिंग जो कि 10 से 20 घंटों तक काम करते हैं जैसे कि अल्प्राज़ोलैम, टेमाज़ेपैम और लोराज़ेपैम। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो कि 3 से 8 घंटों तक काम करते हैं जैसे कि ट्रायाज़ोलैम और मिडाज़ोलैम। अब जहाँ तक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात है तो इसमें क्लोराइड आयंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मानिए कि ये आपका एक न्यूरोनल मेम्ब्रेन है जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है और यहाँ पर ब्लू कलर में जो है वो है क्लोराइड आयन चैनल्स। अब जब आपके न्यूरॉन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपना इम्पल्स आगे फायर करना है तो आपको पता होगा कि अंदर की तरफ उसे एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए और बाहर की तरफ एक नेगेटिव चार्ज। लेकिन आपकी बॉडी में एक और भी मैकेनिज्म होता है जो कि गाबा के थ्रू मीडिएट होता है। गाबा बेसिकली गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। आपकी क्लोराइड आयन चैनल्स जो होती है उस पर गाबा बाइंडिंग साइट लगी होती है जिस पर आकर गाबा बैठ सकता है। जैसे ही ये गाबा बैठ जाएगा वैसे ही ये क्लोराइड आयन चैनल्स खुल जाएंगी जिससे कि ये क्लोराइड आयंस अंदर की तरफ चले जाएंगे। जैसे ही ये क्लोराइड आयंस अंदर गए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ये न्यूरॉन फायर करना बंद कर देगा क्योंकि अंदर की तरफ इसे एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए था लेकिन आपके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब आपके बॉडी में ये गाबा की जो एक्टिविटी है वो आपको नेचुरली फ्रॉम टाइम टू टाइम मिलती रहती है जिससे कि ये न्यूरॉन जो है वो अपने इम्पल्सेस ट्रांसफर करना स्लो कर देता है जिससे कि आपको एक कामिंग इफेक्ट मिलता है। लेकिन इसी क्लोराइड आयन चैनल पर हमारे पास यहाँ पर बेंजोडायज़ेपिन बाइंडिंग साइट्स भी होते हैं। बेंजोडायज़ेपिन बाइंडिंग साइट्स पर हमारे बेंजोडायज़ेपिन ड्रग्स जब एडमिनिस्टर किए जाएंगे वो आके बैठेंगे और इन ड्रग्स के यहाँ पर बैठने की वजह से ये गाबा बाइंडिंग साइट जो है वो गाबा के लिए सेंसिटाइज हो जाएगी यानी कि यहाँ पर गाबा और आसानी से आकर बैठ पाएगा। जैसे ही ये गाबा और आसानी से यहाँ पर बैठ पाएगा वैसे ही हमें देखने मिलेगा कि ये क्लोराइड आयंस जो है वो और आसानी से अंदर जा सकते हैं न्यूरॉन के अंदर, जिसकी वजह से अंदर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होना आसान हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर जो न्यूरॉन का इम्पल्स ट्रांसमिशन का रेट है वो और भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक और भी कामिंग इफेक्ट देखने मिलेगा। अब सिंस बेंजोडायज़ेपिन्स आपके ब्रेन के ऊपर एक्ट करते हैं, आपके सीएनएस में एक्ट करते हैं, इस वजह से इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने मिलते हैं। सबसे पहला है मेंटल कन्फ्यूजन, इसके बाद है इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, इसके बाद है हैंगओवर, इसके अलावा पैराडॉक्सिकल स्टिम्युलेशन, इसके अलावा आपको एंटेरोग्रेड एमनीशिया भी देखने मिलती है, जिसमें कि आपकी जो नई मेमोरीज़ फॉर्म होनी चाहिए, वो डिफ़िकल्ट हो जाती है फॉर्म होना। अब ये तो हुई फार्माकोडायनामिक्स की बात। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमें देखने मिलता है कि बेंजोडायज़ेपिन्स बहुत आसानी से एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि उनकी लिपोफिलिसिटी हाई है। इसके अलावा ये बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। इसके अलावा ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि इन्हें सीएनएस पर ही एक्ट करना है तो इनकी लिपोफिलिसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर पाए। इनका मेटाबॉलिज़्म अगर आप देखो तो ये लिवर में मेटाबोलाइज़ होते हैं और आपको ये भी देखने मिलता है कि आपके लिवर में मेटाबोलाइज़ होकर ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स देते हैं, यानी कि लेट्स से डायज़ेपैम आपने एडमिनिस्टर किया, तो वो लिवर में जाकर ऑक्साज़ेपैम देगा जो कि अगेन अपनी सेडेटिव एक्टिविटी शो कर सकता है। अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यूरिनरी एक्सक्रीशन देखने मिलता है एक ग्लूकुरोनाइड फॉर्म में। अब आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस पर, यानी कि कौन सी सिचुएशंस में बेंजोडायज़ेपिन्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। सबसे पहली सिचुएशन है मायस्थीनिया ग्रेविस, यानी कि एक मसल डिसऑर्डर। अगर आपने बेंजोडायज़ेपिन्स मायस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स को दिए तो उस केस में मसल वीकनेस जो पहले से देखी जाती है मायस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट्स में वो वर्सन हो सकता है। इसके अलावा अगर वो पेशेंट को सीवियर रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी है या फिर हेपेटिक इम्पेयरमेंट है तो भी बेंजोडायज़ेपिन्स अवॉइड किए जाते हैं क्योंकि बेंजोडायज़ेपिन्स प्राइमरीली लिवर के थ्रू ही मेटाबोलाइज होते हैं। इसके अलावा अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेटिंग है तो उस केस में हमें देखने मिलता है कि प्लेसेंटल बैरियर या फिर मिल्क के थ्रू भी वो चाइल्ड तक वो ड्रग पहुंच सकता है, जिसकी वजह से इन केसेस में भी बेंजोडायज़ेपिन्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि अगर वो पेशेंट का एक हिस्ट्री है सब्सटेंस अब्यूज के लिए तो उस केस में भी बेंजोडायज़ेपिन्स एक हाई रिस्क हो सकता है क्योंकि बेंजोडायज़ेपिन सीएनएस पर एक्ट करने की वजह से आपको चांसेस हाई होंगे कि अगेन एक एडिक्शन फॉर्म हो जाए सब्सटेंस अब्यूज की तरह ही। अब आते हैं कुछ बेंजोडायज़ेपिन्स की मिसलेनियस चीज़ों पर। सबसे पहले है हमारे पास यूजेस। बेंजोडायज़ेपिन्स को एंग्जायटी, अल्कोहल विथड्रॉल, सीजर्स, मसल स्पैज़म्स, प्री एनेस्थेटिक और इंसोम्निया, ये सभी केसेस में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ड्रग इंटरैक्शंस की बात करें तो अगर कोई पेशेंट अल्कोहल, ओपियोइड्स, बार्बिचुरेट्स, एंटीहिस्टामिन्स या फिर एंटीसाइकोटिक्स लेता है, तो साइमल्टेनियसली बेंजोडायज़ेपिन्स को लेना अवॉइड किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपको ये तो डेफिनेटली पता होगा कि सिंस बेंजोडायज़ेपिन्स सीएनएस पर एक्ट करते हैं, इनका टॉलरेंस, डिपेंडेंस और विथड्रॉल का जो चांस है वो बहुत हाई है विथ लॉन्ग टर्म यूज़।
इसके अलावा आपको एक और चीज़ जो कवर करनी है वो है फ्लूमाज़िनिल। फ्लूमाज़िनिल एक बेंज़ोडायज़ेपिन एंटागनिस्ट है, यानी कि जो बेंज़ोडायज़ेपिन्स आप एडमिनिस्टर करते हो कोई पेशेंट को, इनके इफ़ेक्ट्स को ये ड्रग रिवर्स कर देता है। अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जो कि मैं लिंक कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आप जॉइन कर सकते हो और इन सभी नोट्स का एक पीडीएफ फॉर्म मैं आपको दे दूँगा।